अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर विस्तार से बात करते हैं। प्रोफेसर मुक्तदर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर मुकेश जी, और वैसे आपको आपकी बर्थडे की थोड़ी बिलेटेड बधाई हो। योर 40th बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो मैं कह रहा था कि थैंक यू जी। 61st बर्थडे। अच्छा जी जी, मैं 61 साल का हो चुका हूँ। बहरहाल, इस हमास की रजामंदी को आप कितना महत्व देते हैं? ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, शांति के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। देखिए सर, दिस इज ए मेजर डेवलपमेंट। अगर आपने सुना होगा पिछले 2-3 महीनों में दिनों में जब से प्रपोजल आया था, बातें ये लीक हो रही थी कि हमास इज क्वाइट अनहैप्पी विद इट, कि ये कह रहे हैं कि जो प्रपोजल यूएनजीए की मीटिंग के बाद अरब और मुस्लिम कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप को के साथ एग्री किया था, उससे काफी तब्दीलियां आ गई थी। जो फाइनल अनाउंसमेंट हुआ था, यानी नेतन्याहू का लिखा हुआ था ये इन मेनी वेज इट वाज मॉडिफाइड बाय नेतन्याहू। लेकिन जैसा आपको याद है, पिछली बार जब भी मैंने आपसे बात किया था, इसमें एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव थी कि इमीडिएट अनलिमिटेड एड फलस्तीनियों के लिए। तो अभी तो ऐसी सूरत हाल है कि अगर इजराइल बमबारी भी बंद कर देता है और एड नहीं खोलता, तो वैसे भी हजारों की लोग मरेंगे बीमारियों की वजह से और भूख के वजह से। सो द बिगेस्ट थिंग जो लाइफ सेविंग थी उसमें इज इमीडिएट अनलिमिटेड एड की बात थी। और हैरत की बात यह है कि हमास ने इतने बड़े इंपॉर्टेंट कंडीशंस उसने एक्सेप्ट कर लिए, और जो सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो इट्स बेसिकली उसके हाथ में जो है वो दे रहा है, तो सारे के सारे प्रिजनर्स को भी रिहा कर रहा है और जिनकी बॉडीज थे उनको भी रिहा कर देगा। तो हम लोग जब पिछली बार बात कर रहे थे तो यही था कि वो इतने आगे कैसे जाएगा, मतलब सब कुछ छोड़ देगा, पूरी तरह से एक तरह का समर्पण हो जाएगा ये, लेकिन राजी हो गया वो। देखिए, इसमें बेसिकली अगर आप वो प्रपोजल को फिर जितना करीब से मैंने देखा, उसके बाद हम जब पिछली बार बात किए थे, वी हैड नॉट लुक्ड एट द मैप जो उन्होंने गाजा का जो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में रिलीज किया था। उस मैप के मुताबिक तो देर इज नो फाइनल विड्रॉल, मतलब जो आखिरी पोजीशन है इजराइल की, वो भी गाजा के अंदर एक बफर जोन बनाकर है। सो आई थॉट कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा हमास। सो व्हाट आई थिंक हमास हैज डन, शायद उसने अपनी तारीख में हिकमत वाला काम पहले किया। इट हैज डन मोर ऑफ अ वाइज। उन्होंने कहा कि ठीक है, जंग बंद करवाते हैं, एड पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो चीजें हैं वो हम डील करते हैं। तो इट हैज नॉट अग्रीड टू डिसअपियर, क्योंकि उनका जो आखिरी सेंटेंस है उसमें वो कह रहे हैं कि वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ यूनाइटेड पैलेस्टाइन। मतलब दोनों की बात कर रहे हैं वो, ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम गाजा में भी कुछ करेंगे, वो वेस्ट बैंक में भी दे वांट टू प्ले अ रोल। तो मुझे लगता है कि दे आर आल्सो अंडर हेवी प्रेशर फ्रॉम द अरब स्टेट्स के भाई इसको बंद करो। और खासतौर से खतर का इतना ज्यादा लेवरेज है। अगर खतर कहता है कि फलस्तीनियन लीडरशिप को कि आप कल यहाँ से निकल जाएं, तो फिर वो कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू टेक देम। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अरब मुल्कों ने भी काफी हमास पे प्रेशर डाला कि आप इसको ये डील को एक्सेप्ट कर ले। बट जैसा मैंने पहले भी कहा था, देयर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव इन दिस। जो हमास ने अपने जवाब में जो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया सोशल मीडिया पर, एक्चुअली ही इज वायलेटिंग अमेरिकन लॉ। उनको सू कर सकते हैं फॉर प्रोमोटिंग टेररिज्म, मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टेररिज्म को वो। तो उसमें उसने साफ मतलब इट हैज ऑल्सो अग्रीड कि इट विल नॉट प्ले ए रोल। अगर आप उनका जो फाइनल लेटर है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो एक्सेप्ट कर लिए कि दे विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द शॉर्ट टर्म गवर्नेंस ऑफ गाजा। तो वो तुम्हें दैट वाज जेन्युइनली मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि वो हथियार तो वो छुपा भी सकते हैं एनसे के हथियार हमने डाल दिए, आई मीन दैट कैन बी फेक, बट दिस। लेकिन अब बॉल डोनाल्ड ट्रंप के पास है कि कैन ही मेक श्योर कि इजराइल फुलफिल्स इट्स ऑब्लिगेशंस। देखिए,
इजराइल ने अपने कोई ऑब्लिगेशन पिछले 1994 से लेकर अभी तक उसने फुलफिल नहीं किए. नॉट ओनली दैट, इट कंटिन्यूज टू ब्रेक इंटरनेशनल लॉ, वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स जो बढ़ाते रहता है वगैरह. तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमास अपने मेजर कंडीशंस फुलफिल कर लेता है कि इट इज नॉट इन्वॉल्व इन गवर्निंग गाजा, प्लस वो पूरे हॉस्टेजेस रिलीज कर देता है, तो फिर क्या इजराइल विल फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन एंड विड्रॉ? तो ये देखना है. और यहाँ पे द रियल टेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है कि बेसिकली हु इज द बॉस, मतलब हु वेयर्स द पैंट्स इन द हाउस. पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कंट्रोल करते हैं या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को. तो डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल पुरस्कार चाहिए, इसको जैसे तैसे इम्प्लीमेंट कराने की वो भरपूर कोशिश करेंगे. अभी तो अकॉर्ड साइन होगा, उस पे इम्प्लीमेंटेशन के कुछ रोड मैप बनेगा, उस पर काम होगा. तो ट्रंप के लिए तो राह मुश्किल है ही, और इजराइल किस हद तक जाकर इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है. देखिए, मेरे ख्याल से हॉस्टेजेस रिलीज हुए तक कुछ नहीं करेगा इजराइल. जब पूरे हॉस्टेज रिलीज हो जाएंगे तो डोमेस्टिक जो उनके ऊपर एक कंस्टिट्यूएंसी है वो खामोश हो जाएगी, जो हॉस्टेज वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है. तो उसके 24 घंटे के अंदर दे कैन मेक सम एक्सक्यूज कि हमास ने ये करा, हमास ने वो किया, एंड देन इट कैन स्टार्ट रिज्यूम बॉम्बिंग. दैट इज वेयर दिस हैज टू डू. एक चीज जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, दैट शुड, मतलब उससे थोड़ा घबराए जरूर होंगे नेतन्याहू, जो उन्होंने व्हाइट हाउस से फोन करवा के उनसे माफी मांगने लगवाई खतर के शेख. हाँ, सो आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल था कि ये जो हरकत की उन्होंने खतर के साथ, उससे ना सिर्फ खतर की बस सारी गवर्नमेंट जो इब्राहिमिक अकॉर्ड वगैरह की है वो भी बहुत शदीद नाराज हुए, और इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप के खुद चाहने. क्योंकि अपेरेंटली स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और नेतन्याहू के एक बहुत बड़े एडवाइजर हैं डार्मर कहकर, ये तीनों 2 दिन पहले साथ थे मियामी में. फिर उसके बाद उसने फिर मुलाकात की खतरीस के साथ डार्मर ने, और उसने ऐसा कोई हिंट ही नहीं दिया था कि खतर पे ये अटैक करने वाले हैं. सो उससे द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं, दे आर वेरी अपसेट एंड वेरी एंग्री अबाउट इट. तो मुझे लगता है कि उस वजह से अब वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बातें नहीं हो रही हैं, और गाजा से पूरी तरह से हमास ने भी रिकग्नाइज किया है कि इट मींस 2 थिंग्स, जो जिस वजह से वो उन्होंने हिंट किया कि व्हाई दे हैव एक्सेप्टेड इट. और वो जो 2 चीजें हैं, एक कि इजराइल गाजा से विड्रॉ करेगा, दूसरा गाजा से कोई एथनिक क्लेंजिंग नहीं होगी, लोगों को भगाया नहीं जाएगा. जो इट इज, आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट. और आई एम स्टिल सरप्राइज कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे डाला कि नॉट ओनली विल नोबडी बी पुश्ड आउट ऑफ गाजा, लेकिन जो खुद से जाते हैं उनको वापस आने की राइट्स होंगे, राइट ऑफ रिटर्न टू गाजा, विच पूरा का पूरा ये जो रिवियरा का प्लान था वो खत्म हो जाता है. देखिए, इट्स सच ए स्टूपिड प्लान है वो रिवियरा का. मैं सोच रहा था कि सोचिए अगर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर वो खरीद भी लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी कौन मेंटेन करेगा? इजराइल अपने आप को सिक्योर नहीं रख सक रहा हमास से, तो क्या वहां पे कैसीनोज और इस तरह की चीजें सेफ रहेंगे? बिकॉज दे विल हैव टू हायर लोकल हेल्प वहीं से. सो वो प्लान तो आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. बट मैं सुन रहा था, मैं एक ऐसे एकेडमिक कॉलीग से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जैरेड कुशनर हार्वर्ड गए थे और वहां पर भी उन्होंने इसी प्लान के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में कह रहे थे कि गाजा में, कि मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूं एंड आई सी द पोटेंशियल इन गाजा. उसको फ्रेंच रिवियरा की तरह उसको भी डेवलप किया जा सकता है, और इट इज वेरी क्लोज टू यूरोप ना, तो इट विल बी चीपर देन फ्रांस बट क्लोज एनफ टू बी लाइक यूरोप. तो ये बातें, मतलब दिस आइडिया हैज नॉट गॉन अवे येट. जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रंप के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, और अब उसके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने इसको इम्प्लीमेंट करवा पाना? देखिए, अगर 3-4 चीजें हो जाती हैं, यानी इजराइल विड्रॉ कर लेता है टू द बॉर्डर्स ऑफ गाजा, और दूसरी चीज ये है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम हो जाती है और एड मिल जाती है, तो मैं खुद शोध करने लगूंगा टू रेकमेंड हिम फॉर ए नोबेल प्राइज, बिकॉज ये अभी तक किसी ने नहीं कर सका. जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ था वो जिमी कार्टर ने साइन करवाया था बिटवीन इजिप्ट, और दैट वाज द मेन जो अभी तक ड्यूरेबल है.
जो बिल क्लिंटन ने किया था वो तो फेल हो गया ना, उसका नतीजा सपोज टू बी द 2 स्टेट सोल्यूशन जो तकरीबन एलिमिनेट हो गया है। सो दैट वाज द लास्ट सक्सेसफुल डील, और उसमें फलस्तीनी इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ इजिप्ट और इजराइल के बीच में था वो। और जो क्लिंटन ने कराया दैट वाज बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल, इट इज स्टिल पैलेस्टीनियंस पे असर नहीं हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट जहां पर सारे प्लेयर्स हैव अग्रीड, यानी मतलब ईरान को छोड़कर पूरे अरब कंट्रीज, टर्की भी एक्सेप्ट किया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि सबसे बड़ा अचीवमेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि ही ब्रॉट दिस डिवर्स पीपल ऑन द सेम पेज एंड दे हैव अग्रीड, मतलब हमास भी अग्री है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी अग्री है। सो दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। अब उसको जो स्पॉइल करता है उसके खिलाफ क्या डोनाल्ड ट्रंप कैन पुट प्रेशर, दैट इज अ सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑन पेपर तो अग्रीमेंट हो गया है, ही हैज अचीव्ड द पीस अगर होता है, बट मेंटेनिंग दैट पीस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और देखिए जो राइट विंग है इजराइल का, दे आर द ओनली पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट, और वो कोशिश करेंगे डालने के लिए। कह रहे हैं कि अब 1 ही साल रह गया है इस सरकार में, एनीवे अगले साल इलेक्शन होना ही है नेतन्याहू का। सो ही इज थिंकिंग ठीक है, मैं 4 साल के मतलब अगले साल के बाद चंद महीनों में आई माइट गो फॉर ए अर्ली इलेक्शन, ही कैन डू दैट। अगर उसे लगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है तो देन ही कैन कॉल फॉर एन अर्ली इलेक्शन। बट इलेक्शन क्या वो जीतेंगे, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। बट आइसोलेशन तो काफी हो गया है इजराइल का, दे आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दैट, और इट इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व दैट इजीली। अमेरिका में शायद नॉर्मलाइज हो जाए इजराइल, बट नॉट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल की नेतन्याहू की एक विन है, ये बड़ी विन है कि उन्होंने मजबूर कर दिया हमास को कि वो वहां से बाहर हो जाए गजा पट्टी से? वो दैट इज नॉट क्लियर सर फ्रॉम द ट्रीट, इट इज नॉट वेरी क्लियर कि गाजा हैज हमास हैज एक्सेप्टेड कि कोई और गवर्न करेगा। ये नहीं कि उनका ऑफिस बंद हो जाएगा और वो चले जाएंगे, वो हथियार तो डाल देंगे, but they hope to be part of it at some point. Elections का demand होगा and then Hamas will run for it election, और so that is possible. देखिए ये चीजें मतलब वो अपना नाम बदल ले सकते हैं हमास के बजाय कुछ और नाम रख रहे हैं, यू नो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ गाजा ये मेरा नाम मेरी तरफ से ले रहे हैं सो दे कैन हैव द डीपीजी कह के वो पार्टी खोल सकते हैं, फिर क्या कर लेंगे ये। सो दैट इज पॉसिबल, बट व्हाट आई डू थिंक इज के देयर इज समथिंग हैज अचीव्ड। 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए आप जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला ट्रूथ सोशल का जो अनाउंसमेंट आया उसमें उन्होंने साफ कहा इजराइल शुड नॉट स्टॉप बॉम्बिंग। तो उसके बाद तो अनाउंसमेंट के फौरन बाद कहा कि हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब लेट अस प्रिपेयर एंड इजराइल शुड स्टॉप बॉम्बिंग। और अगर उसके बाद भी इजराइल अगर बमबारी करता है तो देन इट इज द टेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स लीडरशिप के भाई आपने तो कह दिया था कि आप बमबारी रोकें, क्योंकि बमबारी अगर हो रही तो एक्सचेंज कैसा करेंगे ये वो भी तो है। हाँ, so they will have to stop doing that. So this is the first test कि Israel is adhering to that principles or not. प्रॉब्लम यह है कि ना तो वेस्टर्न मीडिया, ना अमेरिकन लीडर्स, ना यूरोपियन लीडर्स उस सख्ती से इजराइल को अकाउंटेबल करते हैं जिस सख्ती से वो दूसरे लोगों से डिमांड करते हैं कि और लेटर ऑफ द लॉ भी डिमांड करते हैं दूसरों से। और जब इजराइल लेटर एंड स्पिरिट दोनों तबाह कर देता है इवन देन दे आर नॉट एज स्ट्रिक्ट, उसका एक्सक्यूजेस करते हैं या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये अग्रीमेंट विद वेरी सिमिलर टर्म्स आज से 2 महीने पहले भी हो सकता था। और बाज लोग कह रहे हैं कि दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रपोजल जो बाइडेन ने दिया था। तो ये मतलब 2024 में भी इसी टॉपिक इसी टर्म्स के अंदर दे कुड हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड एन अग्रीमेंट, और शायद और ज्यादा हॉस्टेजेस जिंदा होते उस वक्त और फलस्तीनी कम मरते। ये जो कहा जा रहा है कि हमास ने पार्शियली एग्रीमेंट के लिए हामी भरी है, तो वो कौन सी चीज है जिस पर वो तैयार नहीं हुआ है, जिस पर निगोशिएशन चल रहे हैं? एक तो वो उसने डिसआर्मामेंट के बारे में नहीं कहा, उसकी जो लेटर है उसमें डजंट से कि वी विल फुली डिसआर्म,
दूसरी चीज ये भी नहीं कहा कि हम पॉलिटिकली अब हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, वी विल, सो दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। फिर वो कह रहे हैं कि जो विड्रॉल की जो डिटेल्स हैं वो नहीं है, सो दे आर वर्किंग ऑन द विड्रॉल के डिटेल्स। तो मुझे लगता है कि दे मे नॉट रिलीज द हॉस्टेजेस अंटिल वो जरा डिटेल्स पता चले कि भाई आप वो लाइन तक कैसा जाएंगे, कब तक वापस हो गए। सो दे आर वर्किंग आउट द लॉजिस्टिक्स। और एक चीज जिस पे बातचीत नहीं हो रही है कि हु इज गोइंग टू सेलेक्ट दिस पैलेस्टीनियन टेक्निकल कमिटी, और ये कब से शुरू हो गई, क्या 1 नवंबर से शुरू हो गई, या लाइक इंटरिम में कौन गवर्न करेगा गाजा को, और जो एड जो दी जाएगी हु इज गोइंग टू मैनेज। सो सजेशन है ये है कि एड यूएन मैनेज कर लेगी अभी भी, जब तक के ये, और अभी तक किसी ने, मतलब आई डोंट नो वेदर दे हैव डन इट विद डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अभी तक वॉलंटियर्स का पता नहीं चला कि किसकी फौजें आ रही हैं टू आईएसएफ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा। ये पता था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैड अग्रीड टू प्रोवाइड ट्रूप्स, लेकिन उससे हटके और किसी मुल्क का नाम अभी तक मैंने नहीं पढ़ा कहीं कि दे आर आल्सो गोइंग टू वॉलंटियर। तो फिर आईएसएफ को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज नॉट दैट इजी। सोचिए आप कि पाकिस्तानी भी है, तुर्की भी है, उसमें अरब भी है, लाइक हाउ आर दे गोइंग टू हैव दिस कमांड पोस्ट, मतलब दे विल हैव टू हैव सम फॉर्मेट ना, कि किस फॉर्मेट पे कमांड चलेगा। दीज थिंग्स आर नॉट इजी टू डू, मतलब पॉलिटिशियंस तो कर लेते हैं, लेकिन द लीडरशिप। और फिर टोनी ब्लेयर जो है, ऑलरेडी अरब कंट्रीज में इसके खिलाफ तो काफी बातें होने लगी कि भाई ये तो वॉर क्रिमिनल है। हमास का खुद एक बंदे ने बीबीसी से इंटरव्यू में कह दिया था कि ये तो जेल में होना चाहिए टोनी ब्लेयर को, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। सो ही हैज जीरो क्रेडिबिलिटी इन द अरब वर्ल्ड। तो उनको वहां डालना और ये कहकर कि भाई ही हैज एक्सपीरियंस विद नॉर्दर्न आयरलैंड के पीस नेगोशिएशन, ये नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है, दिस इज नॉट द सेम सिनेरियो। और यहाँ पे इनका जितना भी था, आपको याद है क्वार्टेट के ये लीडर थे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 4 मुल्कों ने मिलकर एक क्वार्टेट बनाया था, एंड ही कंप्लीटली फेल्ड इन डूइंग एनीथिंग एज द लीडर ऑफ द क्वार्टेट। बस उनके जो खर्चे थे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, तो वो जॉब के लिए बिल क्लिंटन ने एक तरह से उनको रिवॉर्ड कर दिया, जॉर्ज बुश ने रिवॉर्ड कर दिया था उनको फॉर सपोर्टिंग द इराक वॉर। अच्छी खासी पैसे ऐसे मिल गए उनको एज अ लीडर ऑफ क्वार्टेट। बट आई थिंक दैट लीडरशिप हैज टू बी मच मोर क्लियर, देयर हैज टू बी ए फेस, मतलब ultimately who's the boss in Gaza, or that chap should be acceptable to the people of Gaza, and at least Trump ना, नेतन्याहू उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, अगर ट्रम्प को भी वो एक्सेप्टेड है और इनको भी एक्सेप्टेड है, सो देन दैट विल बी फाइन। बट टोनी ब्लेयर आई एम नॉट वेरी श्योर। आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि अरब मुल्कों ने इस डील के बाद के बारे में भी बात की होगी कि ये तो ठीक है वहां शांति हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन पूरे फिलिस्तीन के मसले को भी सुलझाना है? वो ये भी एजेंडा में रखा हो गया क्या ट्रंप के सामने, जब ये हमास को राजी किया है कि तुम हट जाओ? जाहिर है कि उनके प्रेशर के वजह से वो हटा है, तो कहीं ना कहीं जी डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट थी सोशल ट्रूथ सोशल पे, उसका जो आखिरी सेंटेंस है, दिस इज नॉट अबाउट गाजा अलोन, दिस इज अबाउट लॉन्ग सॉट पीस इन द मिडिल ईस्ट। तो अब ये पीस इन द मिडिल ईस्ट, या वो इब्राहिमी के कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं या पैलेस्टीनियन स्टेट की बात कर रहे हैं। जो उनका 20 पॉइंट प्लान था उसमें तो क्लियरली जिक्र था कि दैट दिस द एस्पिरेशंस ऑफ द पैलेस्टीनियंस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा। तो बट अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड, ये इतनी ज्यादा जो रिकग्निशन हुई है पैलेस्टीनियन स्टेट की, खासतौर से वेस्टर्न मुल्कों से, सो देयर विल बी सम प्रेशर कि भाई व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर गाजा एकदम खामोश हो जाता है ना, तो या तो दूसरे मसाइल में लोगों का इंटरेस्ट चला जाएगा, यूक्रेन इधर उधर, द मीडिया स्टॉप्स कवरिंग, तो फिर वो बैक बर्नर पे चले जाएगा। तो यहाँ पे अरब मुल्कों की लीडरशिप का टेस्ट होगा कि दे कीप द इश्यू अलाइव एंड मूविंग फॉरवर्ड, और वो खुद अपना मोटिवेशन भी करेंगे, ठीक है अब तो खामोश हो गया ना, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, अब दूसरे प्रोजेक्ट्स पे लग जाते हैं। इफ दे डू दैट देन दे विल हैव अनदर एपिसोड विद इन ए फ्यू, मतलब 1-2 साल में एक दूसरी चीज हो जाएगी। सो दिस इज ए गुड चांस फॉर देम टू मूव फॉरवर्ड। और आई थिंक जो इजरायली इलेक्शंस हैं, दे विल आल्सो प्ले ए बिग रोल। अगर नेतन्याहू और राइट हार जाती है,
तो उसके वजह से, क्योंकि इसमें इसराइल का नुकसान भी हुआ है, कई इजरायलीज मारे गए हैं, और उसके अलावा जो इकोनॉमिक उसका नुकसान हुआ है। मतलब कब तक, मतलब आप इंडियंस को बड़ा शौक है भिखारी स्टेट कहने का पाकिस्तान को, लेकिन ये भिखारी स्टेट पाकिस्तान से ज्यादा है। मतलब जितना बड़ा भिखारी स्टेट इजराइल है और कोई नहीं है, इसको हर जगह से भीख मिलती है। ये और बात है कि ये गुंडों की तरह भीख नहीं मांगता, ये ले लेता है, छीन लेता है, कह सकते हैं आप। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर जगह से आ रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, बर्तानिया से, फ्रांस से, यूरोपियन यूनियन से आते हैं पैसे। सो इट इज, उसके बावजूद जैसे कि इस इकोनॉमी को काफी धक्का लगा है और डिप्लोमेटिकली वो इतना आइसोलेट हो गया है कि कई कंट्रीज अब इजरायली पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू ट्रैवल, आइसोलेशन तो होते रहेगा। तो इससे जो रिजेंटमेंट पब्लिक में बढ़ेगा, तो वो बेसिकली दे आर गोइंग टू ब्लेम नेतन्याहू। यहाँ पर भी जब मैं हमारे यहूदी कम्युनिटी मेंबर्स, कॉलीग्स वगैरह से जब बात होती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो नेतन्याहू को गालियां देते हैं। तो मुझे बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि देखिए, ये सऊदी अरेबिया नहीं है कि बादशाह जो चाहे वो हो रहा है, ये तो डेमोक्रेसी है ना भाई, द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी पब्लिक की रजा के बगैर ही इज डूइंग। ये जितनी भी पॉलिसीज हैं दे आर अप्रूव्ड, अप्रूवल रेटिंग्स भी हैं, हमारे पास पब्लिक ओपिनियन भी है। सो यू कांट जस्ट से कि इट इज जस्ट नेतन्याहू हु इज रिस्पांसिबल। ये तो सारा का सारा, ना सिर्फ सारा का सारा इजरायली मुल्क इसके लिए रिस्पांसिबल है, बल्कि हम खुद, हमारी दोनों सरकारों ने इसको सपोर्ट किया है, हथियार दिया है, पैसे दिया है। तो देन दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल, बट दे हैव नो आर्ग्यूमेंट्स इसके खिलाफ कि यस दिस इज अ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, नॉट वन मैन की प्रोजेक्ट है। तो देखिए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रियलाइज कि, क्योंकि जो बाज लोगों, इजरायलियों से आप बात करें तो वो कहते हैं ठीक है पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाएगा, तो क्या वो स्टेट हमारे साथ पीसफुली रहेगा? मतलब इट कुड बिकम अ वॉर स्टेट ना, कि वो फौज बनाएगा फिर इनके खिलाफ आएगा। तो बेसिकली जो नेतन्याहू का शुरू से एजेंडा था कि पैलेस्टीनियन स्टेट हो या ना हो, लेकिन उनकी फौज ना होना चाहिए। लाइक कैन यू इमेजिन के फलस्तीनी हवाई जहाज खरीदने लग गए, रशिया से जाके Su-57 वो खरीद रहे हैं 5-6, तो मतलब इट इज गोइंग टू गिव देम नाइटमेयर्स ना। सो दे आर वरीड अबाउट के can we really have a sovereign state which has its own army on our borders? Especially हम उनको इतना 100 साल से उनको इतना जुल्म किए हुए हैं उनके ऊपर। So that is their dilemma। और जितना वो फोर्स यूज करता है वो इनएविटेबल होते जा रहा है कि पब्लिक उनसे नाराज हो रही है। लेकिन द ग्लोबल ओपिनियन भी इतना बदल गया है, अमेरिका में भी इतना खुलकर जब से टिकटॉक बिका है। अब टिकटॉक पर अगर आप कुछ भी क्रिटिसाइज करें इसराइल को, वो आपके वीडियोस को या तो क्या कहते हैं, वो साइलेंट ब्लॉक कर रहे हैं, यानी ब्लॉक नहीं कर रहे हैं लेकिन दे आर, आपको व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। मतलब सडनली आपका रीच रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, पहुंचेगा ही नहीं लोगों तक। बिल्कुल, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग फॉर सम टिकटॉक। और बास को सीधा ब्लॉक कर दे रहे हैं। काफी बड़े बड़े टिकटॉकर्स को भी मैं सुना कि उनके वीडियोस 24 घंटे तक अप्रूव नहीं हो रहे हैं या इमीडिएटली ब्लॉक हो जा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग न्यू। तो वो पब्लिक ओपिनियन तो अमेरिका में तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज ओपन इन यूरोप। इनफैक्ट अगर कोई इंडिया में कोई सुन रहा है आईटी, दिस इज अ गुड चांस टू मेक अ कॉपी कैट ऑफ टिकटॉक विच इज नॉट ओन्ड बाय देम। मतलब ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि टिकटॉक को जो दबा रहे हैं ये, उसकी मार्केट वो शिफ्ट कर लें जल्द से जल्द, यू नो। जी आखिरी सवाल है, आप कितना समय देंगे इस पूरे एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट होने के लिए, या एक असेसमेंट की हाँ ये सही दिशा पे चल रही है, या इसमें कोई बहुत उम्मीद न रखी जाए? देखिए, हॉस्टेज कब रिलीज करते हैं इज वेरी क्रिटिकल। अगर हॉस्टेज रिलीज हो जाते हैं और उसके 1-2 हफ्ते के अंदर अगर इजराइल पूरी तरह से एटलीस्ट विड्रॉ नहीं होता, तो देन आई थिंक दिस इज फिनिश्ड। तो हमास कुछ ना कुछ कर देगा, एंड देन द पीस इज अकॉर्ड इज गोइंग, और इजराइल इज गोइंग टू ट्राई इट्स बेस्ट। हॉस्टेजेस रिलीज होने के बाद वो पूरी कोशिश करेगा कि प्रोवोक करे हमास को, कोई ऐसी हरकत करे जिस पे देन दे कैन से लुक व्हाट हमास डिड, सो नाउ वी विल फिनिश द जॉब।
क्योंकि एक चीज जो पब्लिक डोमेन में नहीं है मुकेश जी, कि जंग से पहले अक्टूबर 7 को कह रहे थे कि 20 से 30 हजार फौजी थे हमास के पास। आज कितने हैं हमारे पास हमको नहीं पता। तो ये सवाल जब नेतन्याहू से फॉक्स न्यूज पे पूछा गया कि मैक्रोन कह रहे हैं कि अब आज भी उतनी ही फौज है हमास के पास जितनी अक्टूबर 7 2023 को थी, तो उसने कहा नहीं ये बात सही नहीं है, लेकिन वो 15 साल के बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि है ही नहीं बंदे बच्चे, हमने सबको मार दिए तो अब वो बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। बट इफ हमास हैज अ फाइटिंग फोर्स तो देन आई थिंक इजराइल विल एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर इसराइल की इंटेलिजेंस कहती है कि 10% ही बाकी है, देन ही माइट बी टेम्प्टेड टू फिनिश इट ना। समझे ना आप? अगर उसको इंटेलिजेंस कह रही नहीं भाई वो 80% रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, तो वो बोलेंगे छोड़ो यार, फिर पब्लिक ओपिनियन की जो कॉस्ट है, ट्रम्प जो नाराज हो जाएंगे, दैट इज नॉट वर्थ इट। लेकिन अगर उनसे कहा कि सिर्फ 10% बाकी है, थोड़े बहुत लीडर्स खतर में हैं, थोड़े बहुत यहाँ बैठे हैं, तो दे माइट से चलो दोनों को अभी खत्म कर दें, एक 25-30 साल हमको फुर्सत मिल जाएगी, या 20 साल 10 साल बिफोर समथिंग एल्स कम्स अप। So I think that intelligence हमारे पास नहीं है for us to be able to make that prediction. हाँ, लेकिन किसी भी सूरत में ट्रम्प इसको पटरी से नहीं उतरने देंगे, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार के लिए उनका सबसे बड़ा कार्ड हो सकता है। नहीं, लेकिन जब इलेक्शन के करीब आ जाएंगे मिड टर्म के, तो उनको इजरायली लॉबी की बहुत जरूरत होगी, तो ही इज नॉट गोइंग टू प्रेशर इजराइल। उनको मरियम एडल्सन की भी पैसे चाहिए होगा, और दूसरे भी एपैक्स वगैरह के पैसे चाहिए इलेक्शन के लिए, तो दैट्स व्हेन ही कुड बैक ऑफ। तो जो कि अगर दिसंबर जनवरी तक अगर वो खत्म हो गया या हो गया, सो दैट इज फाइन। और हो सकता है जब तक मोदी खुद लेटर लिख दें। मैं आपसे एक चीज जाने से पहले बताना चाह रहा था कि यहाँ पर वॉशिंगटन में एक बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने देखा है, उसका वीडियो आपने शेयर किया था। जी हाँ, दिस कॉन्फ्रेंस वाज गांधी जयंती पर के सच्चाई की क्या रोल है पॉलिटिक्स में, पब्लिक पॉलिसी में, और क्यों गांधी जी और नेहरू जी की जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं सेक्युलरिज्म की, डेमोक्रेसी की, उसकी ना सिर्फ हिंदुस्तान में जरूरत है बल्कि सारी दुनिया में, खासतौर से अमेरिका में आजकल इसकी बहुत जरूरत है। एंड वी नीड टू रिवाइव गांधी एंड वैल्यूज। और मुझे एक बहुत ही अच्छा वहां पे मोमेंटो मिला, देखिए आप। अरे वाह, जी हाँ, इज वेरी गुड। तो ये मैं ऐसी जगह रखूंगा कि हर यूट्यूब वीडियो में नजर आए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर, आज की बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद आपका, थैंक यू।